क्या हाल चाल है सभी दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा और खुश हो और खुश भी रहो। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जो कि एक क्रैश कोर्स है आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक होगा इस क्रैश कोर्स के अंदर वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर वनडे एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन 100% हर एग्ज़ाम में आता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात हम समझते हैं कि राष्ट्रपति की बात कहाँ पर की गई है संविधान में। देखो, मैं आपके संविधान के 4 भाग खत्म कर चुका हूँ, तो हम आज चालू कौन सा कर रहे हैं, संविधान का भाग 5 पार्ट 5। और हमको ये बात अच्छे से समझ आती है कि पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। और पार्ट 5 में जो आर्टिकल हैं वो हैं 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। और हमारे पार्ट 5 का नाम है यूनियन। अगर हम बात करें सेंटर यानी संघ, यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है पार्ट 5। और हमको अच्छे से पता है कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 भाग हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव और एक है जुडिशरी। यानी 3 भागों को गवर्नमेंट है हमारी। जैसे हम बात करें एग्जीक्यूटिव है एक, यानी कार्यपालिका। एक क्या बोला मैंने, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, और एक है हमारी जुडिशरी। तो हम पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में हमको 5 पद पढ़ने हैं। एक है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस 5 टॉपिक विल बी कवर इन द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में हम पढ़ेंगे अपने पार्लियामेंट के बारे में, और जुडिशरी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब किसके पार्ट हैं, यूनियन के पार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक यूनियन, और टॉपिक का नाम क्या है, राष्ट्रपति। यहाँ पर 5 है, 5 टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री परिषद और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो टॉपिक है प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात, अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 52, ठीक है, यह प्रावधान देता है, इट गिव प्रोविजन फॉर, ये बोलते हैं देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, कि एक राष्ट्रपति होगा, या हम बोल सकते हैं इट गिव प्रोविजन फॉर अ प्रेसिडेंट। यह प्रोविजन देता है एक राष्ट्रपति पद के लिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति मेरा एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कौन सा पोस्ट, हमारी प्रेसिडेंट। 53, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। जो राष्ट्रपति होगा ना, ही या सी, जो भी बनेगा, ही और सी इज द एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, हेड होगा किसका, यूनियन ऑफ इंडिया, या यूनियन का, ऑफ यूनियन, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप बोल सकते हो। कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका यह एग्जीक्यूटिव हेड होगा। जितने भी कार्य होंगे ये सभी इसी के नाम पर होंगे। डेट इज कॉल्ड इन गिवन इन द आर्टिकल 53। अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो देश का पहला सिटीजन होता है, ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तुमको अच्छे से पता ही है, आसान क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और सुन लेते हैं, अच्छे से समझ भी लेते हैं। ये सीडीएस में आया, एसएससी में कभी नहीं आया है। एक होता है वर्ड टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, अग्रता सारणी। मतलब हमने एक ऑर्डर सेट किया है अग्रता सारणी के अंदर कि संवैधानिक हिसाब से पहले नंबर पर कौन होगा, दूसरे पर कौन होगा। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ही आते हैं, दूसरे पर उपराष्ट्रपति है, तीसरे पर प्रधानमंत्री है, चौथे पर राज्यपाल है। ये पूरी टेबल मैं आपको लिखवा दूंगा। 5वें पर राष्ट्रपति है, 6ठे पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें, एक आपने सुना भी होगा कि जो राष्ट्रपति है वो केवल एक नॉमिनल हेड होता है। कैसा हेड होता है, केवल एक नॉमिनल हेड, यानी केवल नाममात्र अध्यक्ष है। जैसे आपने एक सुना भी होगा, अगर हम बात करें, एक होता है डी ज्यूरे और एक होता है डी फैक्टो। डी ज्यूरे हेड और डी फैक्टो हेड, मतलब रियल में तो यहाँ पर कौन है, पीएम है, लेकिन अगर हम बात करें संवैधानिक हिसाब से तो आंसर क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है।
यह केवल एक नामात्र अध्यक्ष है, इसके पास रियल पावर नहीं है। किसके पास? हमारे राष्ट्रपति के पास। जितने भी ये कार्य करता है ये सभी मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, इसके पास अपने पास कोई इतनी रियल पावर्स नहीं है। ऐसे हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में लिखा है। किस में लिखा है? 74 में। ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है, वो कार्य करेगा, विल एक्ट, वह कार्य करेगा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो राष्ट्रपति कार्य करेगा वो सभी मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। भाई जैसे हमने सुना कि ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश जारी किया जाता है, अब तो खैर वो लॉ ही बन गया, तो वो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो खुद नहीं कर रहा है, किसकी सलाह पर कर रहा है? वो मंत्री परिषद की सलाह पर कर रहा है। और यह सलाह अगर हम बात करें, हम बात अच्छे से करेंगे, बिल के अंदर एक बिल है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल पर पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान बोला गया कि जो सलाह मंत्री परिषद देता है वह राष्ट्रपति पर बाध्य होगी, बाइंडिंग होगी। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया कि ऑर्डिनरी बिल पर राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होगी, वह दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इट इज़ कॉल्ड रिकंसिडरेशन। तो ये हमने समझा। अभी हमको एक ही बात याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति है केवल वो नामात्र अध्यक्ष है, रियल हमारा पीएम होता है। ये मैं आपको संविधान की विशेषताओं में पढ़ा चुका हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर दो हेड होंगे, एक रियल और एक नॉमिनल। और नॉमिनल कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, अगर मैं कुछ आर्टिकल्स की बात करूँ यहाँ पर, जैसे फिर मैं पढ़ाऊँगा अपने हिसाब से, अभी आर्टिकल्स हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 54 में बताया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा। ठीक है, डेट इज वो बात करता है किसकी है? इलेक्टोरेट कॉलेज की। वो इसको कौन चुनेगा? क्योंकि यह इसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली आप वोट नहीं डाल पाते हो। ठीक है। 55 में बोलते हैं कि वोट डालने का तरीका क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इसका चुनाव अलग तरीके से होता है, उसकी हम बात करेंगे अभी। 56 में बात करता है इसके टेन्योर की, कितने साल इसका कार्यकाल होगा, 5 साल होगा। क्या ये री इलेक्शन दोबारा चुनाव लड़ सकता है, वो बात करते हैं 57 में। ठीक है, 58, 59, 60, 61 ये बात करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, 61 में इसका इम्पीचमेंट है कि इसको कार्यपद से कैसे हटाया जाएगा। 60 इसकी ओथ की बात करता है। 59 बात करता है इसकी सैलरी की, सर्विस ऑफ कंडीशन की बात करता है। और 58 किसकी बात करता है? इसके क्वालिफिकेशन की, अहर्ताएं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसका 61 है। इम्पीचमेंट मोशन कैसे आता है उसकी हम अच्छे से बात करेंगे। अभी हमको ये सब चीज़ें समझनी है एक ऑर्डर में। ठीक है, तो हमने समझा कि राष्ट्रपति क्या है और वो केवल कैसा हेड है? एक नॉमिनल हेड है। तो आगे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी बोल सकता हूँ यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। आप जाकर प्रीवियस ईयर उठा भी लेना, इस टॉपिक से कभी ऐसा नहीं है क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पहले पढ़ा है तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से नया जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम समझते हैं। हमने समझा राष्ट्रपति क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये अहर्ताएं बोलते हैं इसको हिंदी में, जो किस में की गई? आर्टिकल 58 में इसकी बात की गई है। डेट ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मेरे संविधान में केवल सिटीजन की बात की गई है, प्लेस ऑफ बर्थ की बात नहीं की गई है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं बात करूं तो वहाँ पर बोला गया है कि वो नागरिक के साथ साथ उसका जन्म भी अमेरिका में हुआ हो, यानी प्लेस की बात भी करता है। लेकिन मेरे यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए केवल किसकी बात की गई है? सिटीजन की बात की गई है। दूसरी बात करता है ही और सी मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, वो कम से कम उसने 35 साल उम्र पूरी कर ली हो। तीसरा, वो कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, नो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दी गई है। इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टाइम टू टाइम समझाता है। हमसे पूछे कि लाभ का पद वैसे क्या है कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, चाहे सेंटर की हो वो स्टेट की क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रेसिडेंट पद नहीं आता, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पद नहीं आता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पद नहीं आते, और ना ही कौन आता है हमारा
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये अपवाद है, ये 4 नहीं आते और सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पद के अंदर आते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस भी हुए थे, आपने सुना होगा जया बच्चन पर हुआ था, वो फिल्म बोर्ड की अध्यक्ष भी थी और साथ में राज्यसभा की मेंबर भी थी, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति ने उसके पद से हटा दिया था। ठीक है, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिंपल मतलब है लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है लाभ पद के अंदर। चौथा, वह इलेक्शन लड़ सके, किसका? कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए क्या है, तो हमको पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पढ़ना पड़ता है कि उसके कोई केस ना चल रहा हो। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन के अंदर वो कम से कम इतना योग्य हो कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। ठीक है, क्वालिफिकेशन पूरी हो गई। अब हम उसको कोई वोट डालेगा, ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसको वोट कौन कौन डालता है। चुनाव में खड़ा हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरेट कॉलेज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके चुनाव में सभी वोट नहीं डालते हैं, इसके चुनाव में सभी वोट नहीं डालते हैं, आप वोट नहीं डालते। चुनाव एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली चुनाव नहीं होता है। तो इसको वोट कौन कौन डालता है उसकी हम बात कर लेते हैं। जो वोट डालेगा वही कहलाएगा निर्वाचक मंडल का हिस्सा। इसको जो वोट डालते हैं वो डालते हैं एमपीज एंड एमएलएस, एमपी एंड एमएलएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर, इसको वोट डालते हैं। और याद रखना है वोट वही डालता है जो कि चुनकर आता है, इलेक्टेड आता है। ये बात हमको अच्छे से पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। अब वो वोट इसको नहीं डाल पाएंगे, जो इसको वोट डालता है वो केवल कौन डालता है? इलेक्टेड डालता है, एमपी और एमएलए। और याद रखना है एमपी जो एमएलए हैं वो दिल्ली का भी होगा, ठीक है, और वो पुडुचेरी का भी होगा। केवल एमएलए स्टेट के नहीं होंगे, यूनियन टेरिटरी के भी होंगे। ये बाद में अमेंड कर आया था, अमेंडमेंट नंबर क्या 70 है, वो हमको इतना नेसेसरी नहीं है जानना। तो एमपी भी जानेगा और एमएलए भी इसको वोट डालेंगे। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब इसको वोट डल गई। अब एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए, अब राष्ट्रपति का चुनाव के अंदर तो फिर योग्यता वाले लोग तो बहुत सारे हो गए भाई। भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र पूरी हो, लाभ पद पर हो, इलेक्शन लड़ सके लोकसभा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो भारत में कम से कम 50 करोड़ लोग हैं। क्या सभी चुनाव लड़ सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि कम से कम 50 इलेक्टोरेट, ध्यान देना, कम से कम 50 इलेक्टोरेट जो होंगे वो पहले उसका पद का नाम प्रपोज करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने प्रपोज किया था। वो अपने आप नहीं, कि आप नहीं बोलोगे कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, हम लोग नहीं बोल सकते। इनको बोलेंगे कौन? एमपी और एमएलए। कम से कम 50 होने चाहिए जो उसको क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे। तो हमसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रपोजर कितने होते हैं? 50। और 50 इलेक्टोरेट, 50 ही निर्वाचक कौन है? एमपी और एमएलए हैं। वो होने चाहिए स्कैंडर्स। स्कैंडर्स कौन होते हैं? स्कैंडर्स आर दोज हु सपोर्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट। स्कैंडर्स वो हैं जो राष्ट्रपति के नाम को सपोर्ट करते हैं। प्रपोजर वो हैं जो प्रपोज करते हैं, दोनों अलग हैं। तो टोटल 100 इलेक्टोरेट चाहिए होते हैं, ये नहीं कि कोई भी चुनाव लड़ ले। डेट इज़ फिक्स द स्टैंडर्ड, ये हमने फिक्स किया है स्टैंडर्ड को। तो ये हमने समझा कि इलेक्टोरेट कॉलेज क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इसको वोट किस तरीके से डाला जाता है, क्योंकि जो इसका चुनाव होता है, जैसे अभी हमने बात की, हमने 54 की बात कर ली, इलेक्टोरेट कॉलेज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन। देखो, जैसे हम बात करें 55 आर्टिकल में लिखा है मैनर ऑफ इलेक्शन, इसका इलेक्शन कैसे होगा? तो इसका इलेक्शन होता है PRS से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको PRS बोलते हैं। इसको हम बोल देते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये कभी मैं वीडियो अलग बना दूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि इसको पूरा अलग से समझना पड़ेगा और हमारे SSC एग्जाम में कभी समझने से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस एक चीज़ यहाँ पर रट लो कि जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव है,
सबके अंदर यही सिस्टम फॉलो होता है। यहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट आना ज़रूरी होता है। अगर 50% से वोट ज़्यादा नहीं आया तो वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक कैंडिडेट की दूसरे के अंदर, जब तक 50% वोट ना आए। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जिस सिस्टम से हम वोटिंग डालते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर चाहे वो 20% जिसकी वोट आई है, अगर वो सबसे ज़्यादा है तो उसी को जीता माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज़ यहाँ पर एक ही बात याद कर लेना कि जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्यों का हो, सभी के अंदर एक ही सिस्टम फॉलो होता है। सिस्टम इज कॉल्ड PRS। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसका मैनर ऑफ इलेक्शन। अब वो चुनकर आ गया है, अब इसको क्या दिलवाई जाएगी? शपथ। और शपथ कहाँ पर बात की गई है? आर्टिकल 60 में। शपथ इसको जैसे कि हम जानते हैं कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो ना हो तो सीनियर मोस्ट जज दिलवा देता है। ओथ दिलवाने के बाद अब हम बात करेंगे कि भाई इसका टेन्योर कितना होगा। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, और हमको अच्छे से पता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 साल होता है। क्या ये री इलेक्शन दोबारा से चुनाव लड़ सकता है? तो बोलेंगे यस। ठीक है, ये दोबारा से चुनाव भी लड़ सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें री इलेक्शन हो गया, इसकी हम सैलरी की बात करते हैं, यानी सर्विस ऑफ कंडीशन को क्या क्या सर्विस मिलेंगी 58 आर्टिकल में बात की गई है। और एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से टॉपिक किसके अंदर? शेड्यूल्स के अंदर। सबकी सैलरी डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट। तो इसकी डिसाइड भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। सबको मिलती कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कितनी सैलरी होगी ये पार्लियामेंट तय करता है, और फिलहाल इसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख है। सैलरी मिल गई, अब इसका क्या करवा देते हैं हम? इसको रिज़ाइन करवा देते हैं। रिज़ाइन की बात 56 में टेन्योर के साथ ही बात की गई है, 56 के अंदर ही टेन्योर। और ये हमको अच्छे से पता है कि ये रिज़ाइन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, अब एक बात हम समझते हैं। हमने बात की कि उपराष्ट्रपति एक नॉमिनल हेड है और फर्स्ट सिटीजन है। राष्ट्रपति एक नॉमिनल हेड है और साथ में क्या है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब अगर ये पहला नागरिक है तो क्या कभी भारत में राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरा कहने का मतलब है, अगर समझना ध्यान से, अगर प्रेसिडेंट कार्यकाल पे रहते रहते मर जाता है, ऐसा हुआ भी है, सुना भी होगा कि 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मर गए थे। एक का नाम है जाकिर हुसैन, एग्ज़ाम में आ चुका है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल पे रहते रहते मृत्यु हो गई थी, है ना, 1967 से 69। ठीक है, और एक थे फखरुद्दीन अहमद, ठीक है, और इनका कार्यकाल था 1974 से 77 तक। अगर राष्ट्रपति कार्यकाल पे रहते रहते मर जाता है तो उपराष्ट्रपति, तो वाइस प्रेसिडेंट एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह। एक क्वेश्चन बन सकता है अब कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किए हैं। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम हमारे थे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, और जब फखरुद्दीन अहमद की मृत्यु हुई थी तो उनका नाम था BD जट्टी। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है उसका जो मैक्सिमम रह सकता है वो केवल 6 महीने रह सकता है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टाइम दिया गया है कि आप नया राष्ट्रपति चुनकर दो। कितने महीने में? 6 महीने में। क्लियर है? उसके बाद अगर मान लो इस साल एग्जाम में ही आया, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बनेगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। और ऐसा कौन सा CGI है जिसने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किए हैं? क्योंकि क्या हुआ था, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो वीवी गिरी बन गए, फिर वीवी गिरी ने रिज़ाइन कर दिया था अपना पद। ठीक है, जब उसने रिज़ाइन किया तो फिर कौन बना? CGI बना था, और उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किए हैं। ठीक है, अगर मान लो सीजीआई भी नहीं है तो फिर बनता है सीनियर मोस्ट जज। ऐसा कभी भारत में नहीं हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बना हो। तो हमने समझा कि कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। अब हम समझेंगे, ये तो हमने समझा कि राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन अगर राष्ट्रपति अनसाउंड हो जाए, संवैधानिक हिसाब से काम ना करे, मेंटल इलनेस हो जाए और जैसा संवैधानिक उसको कार्य बोलता है वो काम ना करे, तो उसको कार्यकाल के बीच में कैसे हटाएंगे? तो वो प्रोविज़न हमारा आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो इसकी और बात करते हैं। आर्टिकल 61 ये बात करता है इसके इम्पीचमेंट मोशन की। इम्पीचमेंट मोशन यानी महाअभियोग प्रस्ताव। महाअभियोग प्रस्ताव कैसा है? तो बोलेंगे यह एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, थोड़ा समझो ध्यान से। इम्पीचमेंट मोशन एक एसएससी में दो से तीन बार क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव कहाँ पर चालू होता है। हम कैसे होता है वो क्वेश्चन अलग है, पहले हम बात करते हैं कहाँ पर चालू होता है। यह संसद के किसी भी सदन में चालू हो सकता है, आइदर इन लोकसभा आइदर इन राज्यसभा। मैं इसको क्वासी जुडिशियल क्यों बोला वो भी हम समझते हैं। अर्ध न्यायिक है, इसमें कुछ न्यायपालिका भी रोल होता है। देखो, अगर किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, मान लेता हूँ कि मान लो लोकसभा में चालू हुआ, तो लोकसभा के कम से कम 1/4 मेंबर साइन कर देंगे कि इसको इस पद से हटाना है, यानी एक कोरम सेट कर दिया कि इतनी संख्या तो होनी चाहिए। ये 1/4 देंगे उस हाउस के हेड को, और हम अच्छे समझते हैं लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है। अब ये स्पीकर उसको एक 14 दिन का नोटिस पीरियड देगा, 14 डेज का नोटिस पीरियड देगा कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चल रहा है, आप अपनी बात रखने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो पारित कहाँ पर हो जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में जाने के बाद वो एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। यहाँ पे स्पेशल थोड़े अलग है, अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं 2/3 ऑफ टोटल, ठीक है ना, 2/3 ऑफ टोटल। अगर जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा में 543 सदस्य हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को अभी एक्सटेंड नहीं किया गया है, इस 543 का 2/3 वोट डालेगा तो वो पास हो जाएगा विद अ स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा। जब वो यहाँ पर पास होगा, आप समझना ध्यान से, अब वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करे, इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगी, और एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई जाएगी। यह एक कमेटी बनाएगा और इस कमेटी का जो हेड होगा वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होंगे और वो फिर पास किया गया, फिर वो राज्यसभा में पारित होगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद उसको फिर से 2/3 ऑफ टोटल से उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा पूरा प्रस्ताव हो जाता है तो वो अपने पद से हट जाता है, अपने आप ही हट जाएगा। ये पूरा प्रस्ताव पास होना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो समझ लीजिए कि कम से कम कोरम कितना चाहिए? 1/4। इम्पीचमेंट मोशन कहाँ चालू हो सकता है? बोलोगे किसी भी सदन में चालू हो सकता है। बोलेंगे कि 14 डेज का क्या दिया जाता है? नोटिस पीरियड। किससे पास होता है? 2/3 टोटल मेजोरिटी से पास होता है। राज्यसभा में अगर बाद में गया है तो वो एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, उस कमेटी का हेड कौन होगा? सीजीआई होगा। आप इस तरीके से भी चालू कर सकते हो। अगर इम्पीचमेंट मोशन यहाँ पर आता है सिमिलरली कि 1/4 मेंबर साइन करके देंगे, यहाँ पर हेड ऑफ द हाउस चेयरमैन कहलाता है, वो टाइम पीरियड देगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा 2/3 से पास होने के बाद वो लोकसभा में आएगा। अब लोकसभा किसी तरह काम करेगा? एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा। मतलब जहाँ पर चला है फिर दूसरे में जाएगा तो वही काम करता है एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह। तो ये हमने समझा कि प्रेसिडेंट आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन चालू हुआ हो। उम्मीद करता हूँ ये हमने समझा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल
और राष्ट्रपति कैसे हटता है, ये सब प्रोसेस हमने समझी। अभी इससे अगली क्लास में राष्ट्रपति का कुछ पावर्स हम पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा राष्ट्रपति पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। देखो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रट तो आप लोगे ही किसी बुक से भी, लेकिन आप एक अच्छे तरीके समझो कि कैसे पढ़ना है हमें, कैसे हमको मेमोराइज़ करने हैं, तो ये तरीका आसान हो जाता है।